तो आप लोग जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या साथ में सीएस और सीए में भी कर रही हैं क्या, ग्रेजुएशन भी कर रही हैं? देखिए, अगर आपने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं करी है तो ग्रेजुएशन में अपने आप को एनरोल करवा लीजिएगा, जो 3 साल वाली ग्रेजुएशन होती है। और यदि आपने इग्नू के थ्रू या फिर किसी और इंस्टीट्यूट के थ्रू ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली है तो अपने आप को आप 2 साल वाले पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एनरोल करवा लीजिएगा। बाय द टाइम यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट यू शुड बी हैविंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, क्योंकि जो सीए है वो डिग्री कोर्स नहीं है, हालांकि उसको डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाता है। फिर भी आप लोग चाहें तो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जरूर ले लें। और अगर आपका इतना हो जाता है, ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, सीए हो गई, तो उसके बाद आपको और पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। पर जो स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स का कोर्स चल रहा है जिसमें आप लोग थोड़ा सा प्रोग्रामिंग सीखते हैं, आर प्रोग्रामिंग, पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखते हैं और मशीन लर्निंग पर भी आप काम कर सकते हैं। बट मोर और लेस आपका स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी अगर अच्छी है तो उसमें आप एक तरह से, क्या बताऊं मैं आपको, एक तरह से आप डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक स्टोरी बना सकते हैं, एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेटा ये किसी भी चीज़ का होता है, ऑनलाइन आपको फ्री में मिल सकता है और उसकी एनालिसिस वगैरह आप कर सकते हैं। ये आप खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट पर फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, पाइथन का, आर प्रोग्रामिंग का, डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं कई बार, क्योंकि डेटा एनालिस्ट में ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती, डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं, डेटा साइंस बोलते हैं। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में सीए को भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी और आप लोग ये कोर्स ज़रूर करें। एक्सेल सीखें, एक्सेल सबको आना चाहिए, एडवांस्ड एक्सेल जितने फॉर्मूलेज वगैरह सब आने चाहिए। और ये जो मैंने आपको प्रोग्रामिंग वगैरह बताई है थोड़ी बहुत आनी चाहिए। और क्या बताऊं सर आपको, क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या गोल है आपका लाइफ का? अपने लाइफ के गोल जो हैं वो सेट कर लीजिए, क्योंकि अगर गोल ही नहीं निर्धारित होंगे तो उस तक आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है ना, गोल आपके सामने होना चाहिए। और मैं कभी भी नहीं कहता कि गोल आप हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में रखें, रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। जैसे कि मैंने भी मॉनेटरी टर्म्स में एक गोल रखा हुआ है कि मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाने, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक कमाने हैं, जिसके बाद इतना हो जाए कि मेरा रोजी रोटी निकलने के पैसे आ जाए। अगर मैं आगे काम ना भी करूं पैसों के लिए, काम तो हमेशा करना है, रिटायरमेंट कभी नहीं लेनी, आप हमेशा कुछ ना कुछ वर्क कर सकते हैं, बट फिर पैसों के लिए काम बिल्कुल ही ना करूं, मॉनेटरी बिल्कुल जीरो हो जाए। जब तक वो नहीं होता तब तक मेहनत चालू है। ठीक है, और ऐसा काफ़ी सारे टीचर्स ने किया भी है, उन्होंने भी रिटायरमेंट लिया, या फिर आप जॉब के बाद भी ले सकते हैं। अगर मैं जॉब करूंगा तो 5 साल 6 साल मुझे जॉब करनी होगी, उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ पैसों के मामले में। और ये जो बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं अफोर्डेबल क्लासेस का, तो इसमें डेफिनेटली इनकम नहीं होती, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट लगती है हम सिर्फ वही रिकवर कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। खैर एनी हाउ, अपना पैशन परस्यू कर रहे हैं तो एक वो एक ट्रेड ऑफ हो जाता है। मैं आपको अपनी लाइफ की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी इससे कुछ एनालाइज कर सकें कि एक तरफ तो आपको जॉब मिलेगी, आने वाले टाइम की बात बता रहा हूँ, और एक तरफ आप अपना पैशन को परस्यू कर सकते हैं। जॉब में हो सकता है आपकी जो इनकम है वो हाई होगी, और पैशन को कंटिन्यू करेंगे तो इनकम जो है वो थोड़ी सी आपकी लो हो सकती है। पर अगर पैशन से आप अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं, तो फिर आप अपना पैशन कंटिन्यू रखिए। पर अगर आप अपना सर्वाइवल भी नहीं कर सकते पैशन के थ्रू, तो फिर आपको जॉब करनी पड़ सकती है। और जॉब में जब थोड़े बहुत पैसे कमा लें, स्टेबल हो जाएं, तो फिर आप अपने पैशन में आ जाइए। एक एग्जांपल आपको देता हूं, किंग्स यूनाइटेड। किंग्स यूनाइटेड जो ग्रुप है उसने वर्ल्ड ऑफ डांस जीत लिया है। बहुतों का उसमें पैशन था डांसिंग, डांस किया, वर्ल्ड ऑफ डांस जीता है। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा और 7-8 मिनट की जो परफॉर्मेंस है देखिएगा, मोटिवेट होइएगा। उन्होंने अपना पैशन कंटिन्यू किया। अब उनसे पूछा गया जो $1 मिलियन मिले हैं उन्हें, जो कि करीब करीब 7 करोड़ रुपए होते हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे, तो सभी में बढ़ जाएंगे, तो एक के हिस्से में हो सकता है, अगर 20 लोग हैं टोटल, वैसे तो 10 ही लोग हैं,
पर बैकएंड पर अगर और लोग हैं और वो भी लेते हैं प्राइज मनी, तो भी 35 लाख 40 लाख रुपए एक के पास आएंगे। और उन्होंने कहा है कि हम एक छोटा सा घर जरूर लेंगे अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि अभी तक हमारे पास घर ही नहीं है। यानी कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, रोटी कपड़ा मकान, वही पूरी तरह से नहीं हो पाता। तो पैशन कंटिन्यू करा, ठीक है, सर्वाइवल हो रहा था। और एक मुकाम ऐसा आया, एक टाइम ऐसा है जब उन्होंने अब अपनी बेसिक नेसेसिटी सारी पूरी कर सकते हैं और अपने पैशन को और बड़ा कर सकते हैं, इनकम भी अब कमा सकते हैं, क्योंकि नाम हो गया। नाम हो गया तो उनकी एकेडमी चलती है, बहुत सारे कोर्सेज उनके होते हैं। अब जो है वो और लोगों को यहाँ पर भेज सकते हैं, इनकम भी अच्छी कमा सकते हैं। तो दैट मीन्स कि पैशन में टाइम जरूर लगता है, 10 साल उन्हें लगे, केस स्टडी है ये, 10 ईयर्स लगे, बट स्टिल अब वो पहुंच गए इस मुकाम पर कि उनका वर्ल्ड वाइड उनकी रिकॉग्निशन तो है ही, साथ में जो बेसिक नेसेसिटीज के लिए जो पैसा चाहिए वो भी उन्हें मिल गया एक तरह से, और अपना पैशन है कंटिन्यू रख सकते हैं वो। तो सिमिलरली आप लोग भी अपना गोल एक निर्धारित कर लीजिए मॉनेटरी टर्म्स में, या फिर आपको जो भी आपका पैशन है उसे आइडेंटिफाई करिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका पैशन आपको हेल्प करेगा सर्वाइवल में। जॉब जो है बहुत ही अनसर्टेन है, यहाँ पर ऑटोमेशन चल रहा है, और अभी न्यूज़ आई है कि अमेजोन ने भी ऑटोमेशन के थ्रू बहुत सारी नौकरियां गायब कर दी है। मशीनें जो है वो पैकिंग कर देगी ऑटोमेटिकली, मशीनें ऑटोमेटिकली पैक करना स्टार्ट कर रही है जो भी गुड्स आते हैं। साथ ही में जो IBM है, IBM ने बहुत सारी जॉब यहाँ पे हटा दी है। उन्होंने कहा कि अब हमें इस स्किल्स की ज़रूरत नहीं है जो हमने IT प्रोफेशनल्स हायर करे हैं, अब हम डेटा साइंस वाले बंदों को लेकर आएंगे, ऑटोमेशन पर काम करेंगे, बिग डेटा पर काम करेंगे। तो ठीक है, आप लोग CA करिए, ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, अपना पैशन आइडेंटिफाई करिए, गोल एक निर्धारित करिए मॉनेटरी टर्म्स में, साथ में जॉब करनी पड़े उसको करिएगा, नहीं करनी पड़े बहुत अच्छी बात है, अपने पैशन को कंटिन्यू रखिए, हमेशा सीखते रहिए, और इसी मोटिव के साथ आपको हर क्लास अटेंड करनी है, ठीक है ना। चलिए फिर आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपकी बुक ओपन करी है, मेरे पास भी है, और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 6 करवा देता हूँ आपको, 6th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन पहले करवा देता हूँ, और फिर एक इलस्ट्रेशन नंबर 7 करवा दूंगा, जिसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर पहले कौन सा कराएं, 6th करवा देता हूँ, सिंपल सा लग रहा है। आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ है, पिछली से पिछली क्लास में होमवर्क दिया था ये वाला क्वेश्चन। यहाँ आपको ना रीऑर्डरिंग लेवल बताना है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल बताना है। मुझे तो लगता है मैंने करवाया है आपको क्वेश्चन नंबर 6। रीऑर्डरिंग क्वांटिटीज टू बी कैलकुलेटेड, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर है 20 रुपये, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर 5000, परचेज प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 50 रुपीज़, एनुअल कॉस्ट है 5 रुपये, ये लगता है टाइम। तो 6th क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको करवा दिया क्या, और क्वेश्चन नंबर 4 भी करवा दिया क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने आपको नहीं कराया। EXC Limited has received an offer of quantity discount on its order of materials। अब यहां पर एक इश्यू आ गया, जब भी हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ते हैं तो वहां पर हम मानते हैं कि प्राइस जो है वो चेंज नहीं होगी। अगर हर क्वांटिटी पर क्वांटिटी बढ़ाने से प्राइस चेंज हो गई तो वहां पर इश्यू हो जाएगा था। यहां पर देखते हैं EXC Limited has received an offer of quantity discounts on its order of material as under। तो EXC Limited को डिस्काउंट मिलेगा अगर ये ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे। प्राइस जो है 1200 पर टन है अगर ये 500 से कम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हैं। प्राइस जो है कम होती रहेगी जैसे जैसे ये क्वांटिटीज अपनी बढ़ाते रहेंगे। तो आपको बताना ये है कि जो इसकी एनुअल रिक्वायरमेंट है वो तो 5000 टन की है। एक बार में कितना मंगाए उस पर आपकी प्राइस निर्भर करती है। वैसे देखा गया कि जनरली, आप जो साल में कितना मंगाते हैं
उससे भी कई बार आपकी प्राइस चेंज होती है, प्राइस कम होती है। बट यहाँ पर बोला इन्होंने पर ऑर्डर, हमें साल का मतलब नहीं है। आप जो एक बार में ऑर्डर प्लेस करेंगे, अगर ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो डिस्काउंट लगा देंगे, और अगर कम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ज़्यादा प्राइस आपको देनी होगी। साल की रिक्वायरमेंट आप लोगों को पता है 5000 टन की है। ऑर्डरिंग कॉस्ट है एक ऑर्डर की 1200, यानी कि हर ऑर्डर पर 1200 रुपये की कॉस्ट आएगी। इस ऑर्डरिंग कॉस्ट में हर चीज़ है, ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट, जो स्टाफ प्रोसेस कर रहा है उसकी कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कर आएगा गुड्स उसकी कॉस्ट, सारी कॉस्ट इंक्लूडेड है। एंड दी स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ द मटीरियल कॉस्ट। तो मटीरियल में जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसका 20% उसे रखने की कॉस्ट आएगी, पर एनम कॉस्ट आएगी जी। तो एक यूनिट को रखने की कितनी कॉस्ट आएगी वो हम देख सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। पार्ट नंबर बी कहता है what will be your answer to the above question if there are no discounts offered and the price per ton is 1500। अच्छा, पार्ट नंबर ए कहता है कि डिस्काउंट है, पार्ट बी कहता है अगर डिस्काउंट नहीं है तो क्या होगा। दोस्तों यहां पर एक इशू है, जब भी हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं उस केस में हम मानते हैं कि जो हमारा प्राइस है वो चेंज नहीं हो रहा। अगर हर थोड़े थोड़े लेवल पर ऑर्डर क्वांटिटी चेंज करने पर प्राइस चेंज होते रहेगा तो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं निकाल पाएंगे। हम मानते हैं कि पूरे साल में कैरिंग कॉस्ट सेम है, ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम है, प्राइस सेम है, एनुअल डिमांड सेम है, हर चीज़ कांस्टेंट है पूरे साल में, और उसके बाद आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए बोला जाए तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी एजम्पशन जो है वो मीट हो रही है। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर प्राइस चेंज होगी। प्राइस चेंज होने की वजह से हर अलग लेवल पर, हर ऑर्डरिंग लेवल चेंज होने पर प्राइस चेंज होगी। प्राइस चेंज होने की वजह से एक तो ऑर्डर का लेवल चेंज हो गया, तो नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज हो गए, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज हो गई। प्राइस चेंज होने की वजह से कैरिंग कॉस्ट चेंज हो गई, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट का जो परसेंटेज लगेगा प्राइस के ऊपर लगेगा। 20% पर यूनिट का जो प्राइस है उस पर 20% लगेगा पर एनम के लिए। तो एक यूनिट को रखने की कितनी कॉस्ट आती है वो पता लगेगी। और नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज हो गए और ऑर्डरिंग साइज, जो ऑर्डर का साइज है वो चेंज हो गया, तो जितना भी ऑर्डर आएगा उसका आधा ही आप मानोगे कि मैं इसको स्टोर करूंगा। तो यहां पर प्रॉब्लम है, आपको हर लेवल पर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, मतलब कि अगर आप 500 तक करते हैं, 500 से कम ऑर्डर करते हैं तो 1200 की प्राइस है, और हमें क्या करना है, हमें अलग अलग प्राइस लेवल पर टोटल कॉस्ट अब निकाल कर देखनी है। ठीक है जी, जहां पर टोटल कॉस्ट सबसे कम आएगी उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस केस में निकालते हैं तो उसमें तो हम बताएंगे कि हमें कितना ऑर्डर प्लेस करना है, पर हम ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हम बताएंगे कि इतना ही ऑर्डर चाहिए तो फिर दूसरा वाला बंदा कह रहा है देखो यदि आप ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर दोगे तो प्राइस कम कर दूंगा। मैं कहूँगा अच्छा, तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या वो ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर मैं ज्यादा ऑर्डर प्लेस करूं तो ज्यादा ऑर्डर प्लेस करने से अगर मेरी प्राइस कम होती है तो मेरे को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल तो सकते हैं, और मेरे हिसाब से आपको पहले ये वाला बी पार्ट करना चाहिए कि 1500 का अगर प्राइस लेवल है तो वहां पर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है √2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट की पर एनम। 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट है 5000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1200, कैरिंग कॉस्ट कितनी है सर 20% है, और प्राइस 1500 माना गया है पार्ट बी में। तो 1500 का जो प्राइस है ये तो एक यूनिट का प्राइस है, उसको रखने की कॉस्ट है 20%। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, टाइम लगेगा, कैलकुलेशन ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेते हैं। ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1200, 1500 20%, 200 यूनिट आ गया।
कि आप 200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है यदि आपका प्राइस 1500 है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 पर दोबारा आ गए हम। अगर प्राइस 1500 पर टन है तो हम 200 यूनिट्स एक बार में प्लेस करेंगे। बट यहां देखते हैं कि यहां तो प्राइस पर टन 1200 रुपये आ रहा है। ये अलग एग्जाम्पल है। पार्ट बी जो है वो अलग एग्जाम्पल था, पार्ट ए अलग एग्जाम्पल है। तो यहां तो स्टार्ट ही 1200 पर टन से हो रहा है और प्राइस गिरते रहेगा पर टन अगर हम क्वांटिटी का जो ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं वो बढ़ा देंगे। तो इसीलिए हर लेवल पर आप देख लीजिए टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, और इसके लिए एक बहुत सिंपल सी टेबल बनेगी जिसमें आप टोटल कॉस्ट देखेंगे। ये देखिए, यहां पर एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी 5000 टन है जो कि फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो इसको आप नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। सिर्फ आपको यहां पर बताना है ऑर्डर साइज, मतलब कि 500 से कम बोला गया तो 500 से कम आपने 400 ले लिया, कोई भी एक ले सकते हो लेवल, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आपको बस ये टेस्ट करना है कि यदि आप 500 क्वांटिटी से कम का ऑर्डर करेंगे तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी एट दी प्राइस जो कि है 1200 रुपये। फिर आपने 500 पर चेक करा, 1000 पर चेक करा, 2000 पर चेक करा, 3000 पर चेक करा। ये कैसे चेक करा मैं आपको बता देता हूं। ये देखिएगा, ऐसे चेक करा, 500 से कम पर चेक कर लिया, 400 ले लिया, 450 ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो। फिर 500 होते ही प्राइस चेंज हो रही है, तो इन्होंने सोचा अगर मैं सिर्फ 1000 क्यों करूं, 999 क्यों करूं, सिर्फ 500 यूनिट ऑर्डर करूंगा तो भी 1180 का प्राइस आएगा। 999 का ऑर्डर प्लेस करूंगा 999 तक 1180 आएगा। जैसे होता है ना कि अगर आप 200 से 300 के बीच में कोई क्वांटिटी लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो आप कहेंगे ठीक है 200 ले लेता हूं ना, कम से कम लेने पर डिस्काउंट मिल जाए, ऐसा काम करना है। तो 500 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करेंगे, 1180 प्राइस हो जाएगी। वो कहता है अच्छा अगर आप 1000 का भी कर लो, सिर्फ 1000 से 2000 के बीच में कर लो तो 1160 करूंगा। तो मैं कहता ठीक है मैं 1000 का प्लेस करके देख लेता हूँ मेरी कितना टोटल कॉस्ट आता है। मैं 2000 का प्लेस करके देख लेता हूँ। जैसे जैसे प्राइस ड्रॉप हो रही है मैंने हर लेवल पर टोटल कॉस्ट निकाल कर देख लिया, जहां मिनिमम आ रही है उस क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लूंगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है नोट्स डाल के लिख लीजिए जिसमें प्राइस बार बार चेंज हो रही है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में प्राइस फिक्स्ड होती है, जैसे 1500 दे दिया पार्ट बी में कि प्राइस 1500 है, अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए, फिर तो ठीक है। पर अगर प्राइस चेंज हो रही है तो उस केस में आप हर प्राइस लेवल पर निकाल कर देखेंगे टोटल कॉस्ट कहाँ कम आ रही है, सबसे कम टोटल कॉस्ट कहाँ आ रही है। तो यहाँ पर आप 400 पे देख लेंगे, 450 पे आपकी मर्जी है, 500 से कम पर कहीं भी देख लीजिए, 500 पर, 1000 पर, 2000, 3000 पर देख लीजिए कि यहाँ पर जैसे जैसे आप ऑर्डर साइज को बढ़ाएंगे आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते जाएंगे। देखा जाए तो 1.66 कुछ ऑर्डर नहीं होता, 2.5 कुछ ऑर्डर नहीं होता, बट इसको आप ऐसे भी मान सकते हो, 1.66 को आप मान सकते हो अपनी कैलकुलेशन के लिए। सिर्फ प्रैक्टिकली कभी भी 1.66 का ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकता। हाँ, आप ये कहोगे कि ठीक है आपका एक पीरियड एंड हो रहा है, आपने ऑर्डर प्लेस करा, आपके पास सामान आ गया, आप उसमें से कुछ सामान को पीरियड खत्म होने से पहले यूज कर लोगे, बाकी पीरियड खत्म होने के बाद यूज कर लोगे। मतलब कुछ भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल मान सकते हो, बट ये जो कैलकुलेशन करनी है इसमें नंबर्स में पॉइंट आ सकते हैं, और इसीलिए कैलकुलेशन में आप इसे देखेंगे 5000 का टोटल है डिमांड, 400 एक बार में ऑर्डर करेंगे तो 5000 डिवाइड बाय 400 12.5। 5000 का टोटल डिमांड अगर 500 एक बार में ऑर्डर करेंगे तो 10 ऑर्डर प्लेस होंगे। 5000 का टोटल डिमांड अगर 1000 एक बार में ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 5 ऑर्डर प्लेस होंगे साल में। सिमिलरली 2.5 और 1.66 ऑर्डर प्लेस होंगे अगर आप 2000 या 3000 का ऑर्डर एक बार में प्लेस करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए आपके पास। इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो आप निकाल लेंगे, बहुत आसान है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 5000 का डिमांड है एनुअल, और आप हर बार सेम ही ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ये तो आपने बता ही दिया, हर बार आप सेम ही ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, 400 400 400 400 कर प्लेस कर रहे हो। तो 5000 जो है टोटल क्वांटिटी आप मंगवाओगे पूरे साल में, और 1201 की प्राइस लगेगी तो टोटल प्राइस आ गई 60 लाख रुपए। सिमिलरली यहाँ पर प्राइस जो है 1180 हो गई। अगर आप 500 यूनिट्स मंगाते हैं एक बार में तो उससे मल्टीप्लाई कर लिया आपने 5000 को, तो टोटल साल की कॉस्ट आ गई, खरीदने की कॉस्ट आ गई। सिमिलरली अगर प्राइस 1160 होगा और आप 1000 मंगाएंगे एक बार में तो टोटल प्राइस साल की आएगी 58 लाख।
ऐसे ही 57 लैक्स और 56 लाख आपकी प्राइस आएगी अलग अलग प्राइस लेवल पर। तो आप लोग क्वांटिटीज बढ़ाते रहेंगे पर ऑर्डर की, आपकी प्राइस कम हो गई जो दे रखा है क्वेश्चन में, उस पर आपने टोटल परचेज कॉस्ट निकाल ली। अब आप निकालेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट सिंपल सा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स दे रखे हैं उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1200 से, क्योंकि एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट 1200 होती है। वैसे देखा जाए तो ये 1.66 तो नहीं ऑर्डर प्लेस होगा, 2 ऑर्डर प्लेस होगा, पर आप 1.6 का जितना बनता है उतना आप पुराने वाले साल में डाल देंगे, बाकी का आप नए साल में कैरी कर देंगे, ऐसा आप मान सकते हैं। तो 1200 रुपये एक ऑर्डर की कॉस्ट लगती है, 12.5 ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 15,000 आ गई, 10 ऑर्डर प्लेस करेंगे 12,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, 5 ऑर्डर साल में प्लेस करेंगे तो 6,000 कॉस्ट आ गई, 2.5 ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 3,000 आ गई, 1.66 ऑर्डर प्लेस करेंगे 2,000 आ गई। वैसे आप 2 ऑर्डर प्लेस करेंगे, बट मैं कह रहा हूं कि हम अगर एक साल का देख रहे हैं तो उस साल पे 1.66 जितना सामान आएगा उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी है 2,000 रुपये, और बाकी का जो सामान आएगा हमने 2 ही ऑर्डर प्लेस करे क्योंकि 1.6 ऑर्डर कभी प्लेस नहीं हो सकता। तो पहला ऑर्डर प्लेस करा 1200 लग गए, दूसरा ऑर्डर प्लेस करा वो सामान आया, मैं कह रहा हूं कि इसमें से इतना ही सामान मेरा साल में यूज होगा, बाकी सामान अगले साल यूज होगा, तो उसका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट का हिस्सा है वो मैं अगले साल चार्ज करूंगा, ऐसा मैंने मान लिया। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल समझाने के लिए, मतलब कि कैसे 1.66 हो सकता है ये समझाने के लिए। ठीक है जी, ऐसे करके आपका 2000 आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट आप निकाल लेंगे, कैरिंग कॉस्ट गिवन है 20% है, जो भी आपका सामान आ रहा है उसका 20% है, तो जो प्राइस है 1200 रुपये, तो 1200 का 20% कितना हो गया 240, और जो आपका ऑर्डरिंग साइज है 400 ऑर्डर आएंगे तो उसका आधा ऑर्डर माना जाएगा कि वो आप इन्वेंट्री में हमेशा स्टोर कर रहे हो। वैसे आप 400 स्टोर कर रहे हो, फिर आप 380 स्टोर करोगे, 350, 300, 250, 200, 150 ऐसे कर आप स्टोर करोगे जब तक क्वांटिटी खत्म नहीं होती, फिर आपका नया ऑर्डर आएगा। पर हमने मान लिया ठीक है, ऑन एन एवरेज जितना भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उसका आधा आप स्टोर कर रखते हो, फिर अगले पीरियड में जैसे ही दूसरा ऑर्डर आता है फिर उसका आधा आप रखते हो। ऑर्डर हमेशा 400 बार बार आ रहा है और हमेशा आप उसका 200 स्टोर करे रह रहे हो, तो पूरे साल आपने 200 स्टोर कर रखा। एक यूनिट को स्टोर करने की कॉस्ट है 240, तो 200 यूनिट्स को स्टोर करने की कॉस्ट आ गई 48,000। एक यूनिट को स्टोर करने की कॉस्ट कैसे आई, जितना आपका प्राइस है उसका 20% पर एनम की कैरिंग कॉस्ट गिवन है, और एक यूनिट का जो प्राइस है वो है 1200। ऐसे ही आपने टेबल में सारी कैलकुलेशन कर ली है कैरिंग कॉस्ट की। कैसे करिए फिर देख लीजिए सर। 1180 अगर प्राइस है, अगर आप 500 क्वांटिटीज का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपकी प्राइस 1180 होगी। प्राइस 1180 होगी तो इसका 20% 236 आएगा। अगर आप 500 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसका 250 जो यूनिट्स हैं, आधी यूनिट्स वो आप स्टोर करेंगे, उस पर कैरिंग कॉस्ट लगेगी। सिमिलरली अगर 1000 का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 500, अगर 2000 का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 1000 पर कैरिंग कॉस्ट आएगी। 3000 का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसकी आधी यूनिट्स पड़ी रहेगी और 1500 पर कैरिंग कॉस्ट आएगी। कैरिंग कॉस्ट जितना भी आपका प्राइस है 1160 उसका 20%, 1140 का 20%, 1120 का 20% यहाँ पर आ गया, और कैरिंग कॉस्ट आपने निकाल ली। कैरिंग कॉस्ट आ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, परचेज प्राइस की कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। तो यहाँ टोटल कॉस्ट सबसे मिनिमम कहाँ पर है 59,22,000, यानी कि अगर आप 1000 का ऑर्डर प्लेस करते हैं 1000 यूनिट्स का, तो आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम आएगी। यदि आपका प्राइस जो है वो चेंज भी होता रहे, जो उसने प्राइस की लिस्ट दी है कि ज्यादा ऑर्डर प्लेस करने पर प्राइस कम लगाऊंगा, अगर ऐसा भी सिनेरियो तो आपने एक एक पर निकाल कर देख ली और 1000 यूनिट पर आपका टोटल कॉस्ट सबसे कम आ रही है, तो आप 1000 यूनिट का ऑर्डरिंग साइज फिक्स कर सकते हैं। एक तरह से ये भी आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही निकल कर आया है। बट इन द सिनेरियो वेयर द प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग, जो इसका पार्ट बी है वहां पर प्राइस आपने फिक्स कर दिया 1500 प्राइस है और टोटल डिमांड सेम है, आपको पता है ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट गिवन है। अगर ये सारी चीजें सेम है तो उस केस में क्या आएगा वो आपने निकाल लिया कि अगर सब चीजें सेम रहती है तो फिर मेरा 200 यूनिट्स का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आएगा। बट अगर चीजें चेंज होती रहती है तो मैंने हर लेवल पर निकाल के देख लिया, जहां मेरी सबसे कम आ रही है टोटल कॉस्ट, उसे मैं मानूंगा ये मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। अब मैं आपका एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 अगर हो गया है तो फिर अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम करेंगे और एक इलस्ट्रेशन नंबर 7 करवाने के बाद आपकी क्लास कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसे ही मैंने पढ़ा मुझे लगा यार ये तो किया हुआ है,
पर फिर मैंने अभी चेक कर कर पता लगा नहीं करा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किया भी हुआ है नहीं भी किया हुआ? क्लोज एग्जामिनेशन से पता लगा। जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए कॉस्ट ऑफ परचेजिंग कितना है? परचेजिंग की कॉस्ट 20 रुपए। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग परचेज ऑर्डर है 20 रुपए। नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड हैं 5000। परचेज प्राइस है 50। एनुअल स्टोरेज कॉस्ट है 5 रुपए। और यही चीज इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 के फॉर्म में दोबारा आती हुई, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 20 रुपए, 5000 एनुअल डिमांड, 50 रुपए परचेज प्राइस, एनुअल स्टोरेज कॉस्ट है 5 रुपए और डिटेल्स ऑफ लीड टाइम भी सेम है। तो इसका मतलब ये कि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी इलस्ट्रेशन में कर चुके हैं और सेम ही चीज नीचे दे रखी है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, थ्योरी की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ। आपका 80% प्रैक्टिकल आता है और 10% प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी आता है। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल अराइजिंग ड्यूरिंग स्टोरेज आर ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। ऑलरेडी करवाया हुआ है एंट्री के साथ कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है जी। डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन बिन कार्ड्स स्टोर्स लेजर, ये शायद आपको नहीं पता होगा, तो अभी हम लोग करेंगे इसे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव्स, ये वही हो गया जो लॉस होता है। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है सर, सब कुछ समझ लिया, लिख दीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए, समझा दीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। अब जो चीजें मैंने समझाई है आपको, फॉर्मूला लिखवाया और चीजें समझाई है, एक्सप्लेन करिए, वही चीज यहाँ पे लिखनी है। याद करने की जरूरत थोड़ी ना है। तो आप देखेंगे 50%, अभी तो हमने कुछ कोर्स करा भी नहीं है, कुछ तो टॉपिक्स आपके बाकी हैं। जितना किया है उसमें से आप देख सकते हैं कि 50% तो आपको थ्योरी भी आता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हमने क्वेश्चन 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 इलस्ट्रेशन 6 के साथ किया हुआ है, 7 लास्ट क्लास में किया था, 8 हमने नहीं किया क्योंकि अभी 8 का कुछ आया नहीं है। टर्नओवर रेशियो निकालना इन्वेंट्री का सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। 9th हमने नहीं करा, 10th हमने नहीं किया, तो नेक्स्ट क्लास में वो आपको मैं सिखाऊंगा फीफो लीफो मेथड, और उसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर देख लेंगे, थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीजें और देख लेंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ऑलमोस्ट 5-6 नंबर का आपका चैप्टर है। अगर आप इंट्रोडक्शन मिला लो और कॉस्ट शीट मिला लो, साथ में मटेरियल कॉस्टिंग मिला लो, तो आपका 15 नंबर का कम से कम हो गया। और जो मैंने कॉन्सेप्ट्स कराए, अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो 20% कोर्स हो गया। ये वाला चैप्टर होने के बाद कॉन्सेप्ट के मामलों में 20% कोर्स हो गया। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट आपका, उसका एक एग्जाम्पल करा रहा हूं आपको। ये एग्जाम्पल एग्जाम में कभी नहीं आता, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट कभी ना कभी तो पूछा गया है, कभी ना कभी तो पूछा गया है। इसी के लिए ये मैं आपको करवा रहा हूं। इन्वेंट्री स्टॉक आउट कॉस्ट, कि यदि आपकी इन्वेंट्री कम पड़ जाए तो फिर उससे जो होगा लॉस, उसे हम इन्वेंट्री स्टॉक आउट कॉस्ट बोलते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी बुक का इलस्ट्रेशन है, यहां पर आपको दिखा देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक तो कर लिया था, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है मेसर्स टायरो ट्यूब्स, वो मैंने यहां पर लिखी हुई है इलस्ट्रेशन नंबर 7। मेसर्स टायरो ट्यूब्स ट्रेड्स इन 4 व्हीलर टायर्स एंड ट्यूब्स। अच्छा, मतलब टायर भी बनाते हैं, ट्यूब भी बनाते हैं 4 व्हीलर की, उसको बेचते होंगे, खरीद के बेचते होंगे। इट स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल इन द ईयर एंडिंग, और ईयर जो एंड हुआ है 1920 में। द रिपोर्ट ऑफ सेल्स मैनेजर रिवील्ड दैट मेसर्स टायरो ट्यूब्स एक्सपीरियंस्ड स्टॉक आउट ऑफ टायर्स। ये तो बहुत ही दुखद बात है। जो हर पर्टिकुलर व्हीकल का, हर व्हीकल के टायर या ट्यूब अपने पास रखते हैं, उन्हें मटेरियल की शॉर्टेज पड़ गई, उन्हें स्टॉक की शॉर्टेज पड़ गई। कितना स्टॉक आउट हुआ? 100 क्वांटिटी स्टॉक आउट हो गई आपकी, और ऐसा 2 बार हुआ। 5 बार ऐसा भी हुआ कि आपकी 80 क्वांटिटी स्टॉक आउट हुई,
10 बार ऐसा हुआ कि 50 क्वांटिटी स्टॉक आउट हो गई, 50 क्वांटिटी शॉर्ट पड़ गई, 8 बार 10 बार, 20 बार ऐसा हुआ कि 20 क्वांटिटी शॉर्ट पड़ गई, 30 बार ऐसा हुआ कि 10 क्वांटिटी शॉर्ट पड़ गई, 33 बार ऐसा हुआ कि कोई भी क्वांटिटी शॉर्ट नहीं पड़ी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर मैं 100 इसका टोटल कर लूं नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि मेरे हिसाब से तो दिन हो गए ना, किस दिन शॉर्ट पड़ा, एक तरह से वही बात हो गई जो भी आपका पीरियड गिवन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पीरियड को 100 डेज मान लूं तो मुझे पता लग गया कि 100 डेज में से 2 दिन ऐसे हुए जिस दिन 100 क्वांटिटी की कमी रही, 5 दिन ऐसे हुए, 5 बार ऐसा हुआ, बार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अगर टोटल 100 बार का आपके पास डेटा गिवन है, इसको डेज ना भी बोलो, आप बार बोल लो, हिंदी में जो बोलते हैं ना कितनी बार हुआ, तो 100 बार में से 33 बार ऐसा हुआ कि आपके पास कोई भी स्टॉक आउट नहीं था, जितना आपसे डिमांड आई उतना आपके पास पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं आई। 30 बार ऐसा हुआ कि 10 क्वांटिटी शॉर्ट पड़ गई, 20 बार ऐसा हुआ 20 क्वांटिटी शॉर्ट पड़ गई, 10 बार ऐसा हुआ 50 क्वांटिटी शॉर्ट पड़ गई, 5 बार ऐसा हुआ 80 क्वांटिटी शॉर्ट पड़ गई, 2 बार ऐसा भी हुआ कि 100 क्वांटिटी शॉर्ट पड़ गई। क्या करें फिर क्या करें, क्या करें, भुगतान भरना पड़ेगा भैया। अगर आपका स्टॉक आउट है तो 150 रुपए पर यूनिट का लॉस समझ लीजिए हो रहा है आपको। और यदि आप कह रहे हैं कि ठीक है काम करते हैं, स्टॉक आउट ना हो इसलिए हम एक्स्ट्रा क्वांटिटी अपने पास रख लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वांटिटी को सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एक्स्ट्रा क्वांटिटी मतलब सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं, तो आपको कैरिंग कॉस्ट लगेगी 50 रुपए पर यूनिट। अगर एक्स्ट्रा सामान अपने पास रखेंगे तो उसे रखने की कॉस्ट लगेगी 50 रुपए पर यूनिट। पर एनम गिवन नहीं है, ये जो 50 रुपए पर यूनिट है ये साल की कॉस्ट है एक यूनिट को रखने की, ऐसा गिवन नहीं है। इसीलिए आप ये मानेंगे कि एक बार की बात हो रही है। अगर 100 डेज का डेटा गिवन है या 100 बार का डेटा गिवन है, ऐसा हुआ तो ये कैरिंग कॉस्ट आपकी एक दिन की है या एक बार की है, कि एक यूनिट को एक बार रखोगे अपने पास एक दिन के लिए, या कैसे भी, जो भी नंबर ऑफ टाइम्स में डेटा गिवन है कैसा भी मान लो, वन टाइम रखने की कॉस्ट है 50 रुपए, तो कॉस्ट लग जाएगी कैरिंग कॉस्ट। पूरे साल रखने की कॉस्ट यहाँ पर एनम नहीं गिवन है। आपको बताना है कि ऑप्टिमम सेफ्टी लेवल आप कितना रखें, मतलब एक दिन, एक पर्टिकुलर डे पर आप सेफ्टी स्टॉक कितना रखें। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ये जो 100 दिन का डेटा गिवन है आप देख लेंगे कि 100 दिन में, मतलब 100 दिन के हिसाब से आप मान सकते हैं कि 100 दिन में मैं कितना पूरे 100 दिन स्टॉक अपने पास रखूं। तो उसमें आप मानेंगे कि अगर मैं ये 100 क्वांटिटी अपने पास 100 दिन तक रखता हूं तो मेरे पास एक भी स्टॉक आउट नहीं होएगा। हालांकि मुझे 100 यूनिट्स को कैरी करना पड़ेगा, तो हर दिन कैरी करने की 50 रुपए पर यूनिट कॉस्ट है, तो 100 दिन कैरी करने की कितनी कॉस्ट होगी, ऐसे आप निकाल सकते हैं 100 दिन का। या आप इसका उल्टा निकाल सकते हैं कि एक दिन, पर्टिकुलर एक दिन मैं अपने पास कितना स्टॉक रखूं, उस दिन मेरा जो लॉस है वो कम से कम हो। तो यहां पर हम एक दिन का निकाल रहे हैं, आपकी बुक में एक दिन का गिवन है, इसलिए हम एक दिन का कैलकुलेट करेंगे कि एक दिन आपके पास, एक पर्टिकुलर दिन आपके पास कितना एक्स्ट्रा स्टॉक आप रख लो जिससे आपकी कॉस्ट मिनिमम आ जाए। तो यहां प्रॉब्लम क्या आएगी कि एक दिन अगर आप 100 यूनिट्स रखेंगे, 100 यूनिट्स अगर 100 टायर्स रखेंगे एक दिन, तो 100 टायर पर आपको 50 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए की कैरिंग कॉस्ट लगेगी एक दिन की, एक पर्टिकुलर डे की। हालांकि उस दिन आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट बच जाएगी, समझ रहे हैं आप। अगर 100 यूनिट रखेंगे तो स्टॉक आउट कॉस्ट 0 आएगी, क्योंकि 100 यूनिट उस दिन पड़े, एक भी चांस नहीं है, एक भी % चांस नहीं है कि उस दिन आपका स्टॉक आउट हो। समझ रहे हैं आप। ये आपके पास 100 दिन का डेटा, एक तरह से आप समझ लीजिए किसी दो दिन आपको नहीं पता, किसी 2 दिन ऐसा हुआ होगा कि 100 यूनिट्स की जरूरत पड़ी और 100 यूनिट्स कम थे। किसी 5 दिन ऐसा हुआ होगा, 5 दिन मान लीजिए, इस 100 में से 5 दिन ऐसा हुआ होगा कि आपको 80 यूनिट की जरूरत पड़ी, 80 यूनिट्स कम थे। किसी दिन 10 दिन ऐसा हुआ होगा कि आपको 50 यूनिट की जरूरत पड़ी, 50 यूनिट कम थे। 33 दिन ऐसा भी हुआ है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट की जरूरत नहीं पड़ी और जितने थे उतने आपने सेल करे। अब मैं हर दिन का नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ एक दिन का मान रहा हूं कि अगर आज का मैं दिन मानता हूं
और आज के दिन में एक्स्ट्रा यूनिट अपने पास रख लेता हूं, तो एक्स्ट्रा यूनिट रखने की जो मेरी कॉस्ट लगेगी वो तो 50 रुपए पर यूनिट लगेगी, पर मेरी जो स्टॉक आउट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो मैं कितनी यूनिट अपने पास रखूं? सब तो कहेंगे कि भैया 100 यूनिट रख लो अपने पास, चांस ही नहीं है स्टॉक आउट होने का। चांस तो नहीं है, पर कैरिंग कॉस्ट तो बहुत ज्यादा आएगी ना, 5000। और यदि मैं 50 यूनिट रखूं तो कैरिंग कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी, 2500 रुपये हो जाएगी। और स्टॉक आउट कॉस्ट होगी डेफिनेटली, क्योंकि अगर मैं 50 यूनिट रखूंगा तो चांसेस हैं, इसके तो 0% चांसेस हैं कि 50 यूनिट तक अगर मेरा शॉर्टेज होता है उस दिन, जितना भी प्रोबेबिलिटी है, जितने भी परसेंटेज चांसेस हैं कि 50 यूनिट तक शॉर्टेज होती है, तो वहां तक तो मेरी कोई स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं होगी। बट अगर उस दिन 80 यूनिट या 100 यूनिट तक की शॉर्टेज आ गई तो देयर आर चांसेस कि मेरा कुछ ना कुछ मुझे स्टॉक आउट कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है। अब उस दिन कितना होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि 100 में से 2 ही दिन ऐसा हुआ है कि भैया 100 यूनिट की जरूरत पड़ी, 5 दिन ऐसा हुआ 80 यूनिट की जरूरत पड़ी है। तो यहां पर देखेंगे हम, स्टॉक आउट कॉस्ट को रिड्यूस करोगे कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और स्टॉक आउट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आप यहां पर लिख लीजिए अपनी कॉपी में, सेफ्टी स्टॉक बढ़ा दोगे, मतलब कि एक्स्ट्रा स्टॉक जो है उसे आप इंक्रीज करोगे, उससे आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट कम हो जाएगी। स्टॉक आउट कॉस्ट तो कम हो जाएगी पर उसको रखने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और यदि आप स्टॉक आउट कॉस्ट को बढ़ाओगे, मतलब कि स्टॉक को कम रखोगे, तो कैरिंग कॉस्ट तो कम आएगी पर स्टॉक आउट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। वी नीड टू कीप एक्स्ट्रा स्टॉक टू अवॉइड स्टॉक आउट कॉस्ट, बट दिस विल इंक्रीज आवर कैरिंग कॉस्ट। वी नीड टू सेलेक्ट दैट लेवल वेयर स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। कैरिंग कॉस्ट है 50 रुपए पर यूनिट, एनुअल नहीं गिवन है, हम पर डे या वन टाइम मान सकते हैं इसको, पर पीरियड। एक दिन में कितना सेफ्टी स्टॉक रखें आपको बताना है, ये मैंने इंटरप्रेट करा है, बुक में नहीं गिवन। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है बुक में, इसके लिए मैंने इंटरप्रेट करा ताकि बुक से आंसर आपका मैच करे कि हमें उस एक पर्टिकुलर दिन का देखना है। ये मैं इंटरप्रिटेशन यहाँ पर लगा रहा हूँ। और आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो एनुअल में नहीं दे रखी, ये मैंने लिखा है, बुक में गिवन नहीं है। बुक में सिर्फ 50 रुपए पर यूनिट लिखा है, तो वैसे करेंगे कंफ्यूजन हो सकती है आपको, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगी। 20 यूनिट्स एज टोटल कॉस्ट इज मिनिमम है, मतलब 20 यूनिट आप रख लीजिए, क्योंकि अगर आप एक दिन में 20 यूनिट रखेंगे, एक यूनिट में 20 दिन रखेंगे, तो जो स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, उसकी जो स्टॉक आउट कॉस्ट निकल कर आएगी और साथ में जो 20 यूनिट रखने की कॉस्ट निकल कर आएगी, कैरिंग कॉस्ट, दोनों का सम सबसे मिनिमम आएगा यदि आप 20 यूनिट रखेंगे। अगर आप 20 से ज्यादा रखेंगे तो कॉस्ट ज्यादा आ सकती है, 20 से कम रखेंगे तो भी ज्यादा आएगी। कैसे आएगी उसके लिए पूरा टेबल बनाया हुआ है कि मान लेते हैं कि आप 100 यूनिट रखते हैं। यदि आप 100 यूनिट को रखेंगे अपने पास, तो स्टॉक आउट, एक दिन भी स्टॉक आउट होने का चांस क्या है, 0। 100 यूनिट पड़ी है और मैक्सिमम आपका स्टॉक आउट जो हो सकता है वो 100 ही यूनिट का है, उससे ज्यादा का स्टॉक आउट का 1% चांस नहीं है। अगर आपने 100 ही यूनिट अपने पास एक्स्ट्रा मंगा के रख ली है, तो आज मुझे बोलते हैं कि भैया क्या स्टॉक आउट हो सकता है, मैंने कहा अगर 100 की डिमांड भी आ गई ना, आज एक्स्ट्रा डिमांड 100 की भी आ गई, तो भी मेरे पास एक्स्ट्रा यूनिट्स पड़ी है, स्टॉक आउट के चांस ही नहीं है। अगर 50 की डिमांड आई आज तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 100 यूनिट पड़े हुए हैं मेरे पास। हालांकि 100 यूनिट को रखने की मेरी कॉस्ट लगी 5000 रुपए, 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो टोटल कॉस्ट मेरी 5000 आ गई। स्टॉक आउट कॉस्ट कुछ भी नहीं है, पर रखने की कॉस्ट है, और इसीलिए 5000 रुपए जो है वो मेरी कॉस्ट आ गई। ठीक है जी। अगर मैं 80 यूनिट्स को रखता हूं अपने पास, यदि मैं 80 यूनिट को रखता हूं, तो 80 यूनिट्स तक की अगर मेरे पास आज डिमांड आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 80 यूनिट्स मैंने रखी हुई है। पर अगर मेरे पास उस दिन 100 यूनिट की डिमांड आ गई, जैसे कि यहां पर दे रखा है कि 2 दिन ऐसे भी होते हैं हमारे पास जिस दिन 100 यूनिट की डिमांड आती है, और जिस दिन की मैं बात कर रहा हूं, जिस दिन मैंने 80 यूनिट अपने पास रखे हैं, अगर उस दिन 100 यूनिट की डिमांड आ गई, तो सर क्या कह रहे हो, जरूरी थोड़ी 100 यूनिट की डिमांड आएगी, वो तो 100 दिन में 2 ही दिन आती है। पर मैं तो एक दिन का देख रहा हूं ना, कि अगर आज मैं 80 यूनिट अपने पास रखता हूं और आज ही 100 यूनिट की डिमांड आ गई, मुझे मालूम है कि जरूरी नहीं है कि आए, इसके लिए मैंने बोला कि ठीक है भाई, 20 यूनिट का मेरा शॉर्टेज हो सकता है अगर 100 यूनिट की डिमांड आए, 20 यूनिट का शॉर्टेज हो जाएगा अगर मेरे पास 100 यूनिट की डिमांड आए, बट ऐसे आने के जो चांसेस हैं वो 2% है। 100 में से 2 ही बार ऐसा होता है कि 100 यूनिट की जरूरत पड़े। तो यदि मैं एक दिन अपने पास 80 यूनिट रख रहा हूं, तो उस दिन 100 यूनिट का मेरे को डिमांड आ जाए, यानी कि 20 यूनिट शॉर्ट पड़ जाए, 100 यूनिट की डिमांड आएगी, 80 तो रखी हुई है ना एक्स्ट्रा,
20 यूनिट शॉर्ट पड़ जाएगी जिस पर मेरा स्टॉक आउट हो सकता है, बट ऐसे होने के चांसेस 2% है, क्योंकि 100 में से 2 ही बार ऐसा होता है। तो अल्टीमेटली आपने चांसेस निकाल लिए कि भैया उस दिन 20 यूनिट्स स्टॉक आउट हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी के साथ आ रहा है कि 0.4 यूनिट्स ही ऐसे बनेंगे। इसको आप ऐसे ना कर मैं बता रहा हूं, एक्चुअली में जब आप कॉपी में करेंगे, सिर्फ आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि आप कैसे करेंगे। आप लोग 20 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2% इसको लिखे रहने देंगे कि स्टॉक आउट कितने यूनिट्स का होगा, 20 यूनिट, 2% चांसेस हैं ऐसा होने के उस पर्टिकुलर दिन कि 20 यूनिट की शॉर्टेज हो जाए, ऐसा आप लिखे रहेंगे। आप इसे मल्टीप्लाई करके पॉइंट में यूनिट्स नहीं लिखेंगे। और सेम चीज 0.4 यूनिट्स की जगह पर जब आप स्टॉक आउट कॉस्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि 1 यूनिट स्टॉक आउट होने की कॉस्ट होती है 150 रुपए, तो 20 यूनिट जिसकी चांसेस है 2% ऐसा होने के, उसकी स्टॉक आउट होने की क्या कॉस्ट आएगी वो आप यहां पर निकाल लेंगे। समझ रहे हैं आप? 20 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2% ऐसा होने के चांसेस हैं। 1 यूनिट स्टॉक आउट की 1 यूनिट अगर स्टॉक आउट होती है तो 150 रुपए का मेरा कॉस्ट आएगा। तो अगर 20 यूनिट मेरी स्टॉक आउट होती है तो कितने रुपए का कॉस्ट आएगा, बट ऐसा होने के चांसेस 2% है, तो 60 रुपए आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट आ गई। और 80 यूनिट अगर आप अपने पास रखेंगे तो 50 रुपए 1 यूनिट का कैरिंग कॉस्ट है, तो 4000 रुपए आपकी कैरिंग कॉस्ट आ गई। दोनों को ऐड कर दिया तो 4060 आपका टोटल कॉस्ट आ गया। यदि आप 50 यूनिट्स रखते हैं, अगर आप 50 यूनिट अपने पास रखते हैं तो 50 यूनिट तक अगर आपके पास एक्स्ट्रा डिमांड आ गई, स्टॉक आउट नहीं होएगा सर। एक्स्ट्रा डिमांड 50 यूनिट्स तक आप मीट कर सकते हो, पर बाकी का क्या होगा? अगर मान लो कि आपके पास 80 यूनिट की डिमांड आ गई उस दिन, या फिर 100 यूनिट की डिमांड आ गई, तो क्या होगा? तो स्टॉक आउट हो सकता है। यदि आपके पास 80 यूनिट की डिमांड आ गई तो 30 यूनिट का स्टॉक आउट के चांसेस हो जाएंगे। पर उस दिन 80 यूनिट की डिमांड आए, जरूरी नहीं ना आए। अगर 50 यूनिट तक की डिमांड आई तो कोई दिक्कत नहीं है, 80 यूनिट की आई तो स्टॉक आउट होगा, बट चांसेस है 5%, क्योंकि 100 में से 5 ही दिन ऐसा होता है, आउट ऑफ 100 डेज 100 टाइम्स 5 टाइम्स ही ऐसा होता है कि आपको 80 यूनिट की डिमांड आए। अगर 100 यूनिट की डिमांड आई तो 50 यूनिट आपके स्टॉक आउट हो जाएंगे, क्योंकि 50 यूनिट तो एक्स्ट्रा मंगवाए हुए हैं, बट बाकी के 50 कहां से लाओगे उस दिन? तो उस दिन 50 यूनिट स्टॉक आउट हो सकते हैं, बट उस दिन 50 यूनिट स्टॉक आउट होंगे, जरूरी नहीं है हो, चांसेस है 2% ऐसा हो। तो आप यहां पर ऐसा निकाल लेंगे कि कितने यूनिट्स आपके स्टॉक आउट होंगे, और उन यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 यूनिट स्टॉक आउट होने के जो पैसे लगेंगे वो 150 रुपए लगेंगे, 150 का लॉस होगा। अगर 2.5 यूनिट के करीब आपके स्टॉक आउट होते हैं तो आपके कितने रुपए जाएंगे? आप 375, कितना बोलते हैं इसको, 375 रुपीज आप गवा दोगे। 50 यूनिट्स को एक्स्ट्रा रखोगे तो 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कैरिंग कॉस्ट भी लगेगी 2500, और 2875 आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। सिमिलरली अगर आप अपने पास 20 यूनिट रखते हैं तो 20 यूनिट अगर रखेंगे और उस दिन 100 यूनिट की डिमांड आ गई तो 80 यूनिट आपके स्टॉक आउट हो जाएंगे। पर ऐसा होगा उस दिन? वी डोंट नो, ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा 2% चांसेस कहते हैं। अगर 80 यूनिट की डिमांड आ गई एक्स्ट्रा डिमांड की बात कर रहा हूं, नॉर्मल की बात नहीं कर रहा, तो 20 यूनिट तो हमने एक्स्ट्रा रखे ही हुए हैं, पर 60 यूनिट फिर भी कम पड़ जाएंगे, और 60 यूनिट कम पड़ जाए ऐसे चांसेस हैं 5%, क्योंकि हम एक दिन की बात कर रहे हैं ना। 100 में से किसी दिन ऐसा होता होगा, पर उस दिन ऐसा होगा, इसके चांसेस है 5%। और अगर 50 यूनिट की डिमांड आ गई, 50 यूनिट की डिमांड आ गई तो 30 यूनिट्स हमारे स्टॉक आउट हो सकते हैं, बट अगर स्टॉक आउट होंगे तो चांसेस है 10%। ऐसे कर कर आपने देखा कि उस दिन स्टॉक आउट का नेट कितना चांसेस आपको लग रहे हैं, कितने यूनिट्स आपके स्टॉक आउट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर चांसेस। तो आपने कहा चांस के हिसाब से 7.6 यूनिट तक हमारे स्टॉक आउट हो सकते हैं। 150 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आ गया 1140। 20 यूनिट को अगर आप रखोगे तो 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आ गई 1000 रुपए की कॉस्ट। दोनों को ऐड कर दिया तो 2140 आपके पास आ गया टोटल कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। अगर आप 10 यूनिट अपने पास रखते हैं, 10 यूनिट्स अपने पास रखते हैं और 100 यूनिट की डिमांड आ गई तो 90 यूनिट आपके स्टॉक आउट हो सकते हैं उस दिन। पर ऐसा उस दिन होगा या नहीं होगा वी डोंट नो, तो 2% चांसेस हैं ऐसा होने के। यदि 80 यूनिट की डिमांड आई तो 70 यूनिट स्टॉक आउट हो सकते हैं, ऐसे चांसेस 5% है। अगर 50 यूनिट की डिमांड आई तो 40 यूनिट आपके शॉर्ट हो सकते हैं, और 40 यूनिट आपके शॉर्ट होंगे, यानी कि 50 यूनिट्स की डिमांड आएगी, ऐसे चांसेस हैं 10, 100 में से 10,
100 में से 10 बार ऐसा हो सकता है, यानी कि 10%, 100 डिवाइडेड बाय 100, 10% ऐसा हो सकता है। और अगर 20 यूनिट की डिमांड आ गई तो 10 यूनिट तो अपने पास पड़े हैं, 20 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आई तो हमारी जो स्टॉक आउट होगा हमारा 10 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, बट ये होने के चांसेस है 20%, तो नेट आ गया 11.3 यूनिट्स जो है आपका। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आएगा कि उस दिन 11.3 यूनिट्स आपके ऑन एन एवरेज स्टॉक आउट हो सकते हैं। और 150 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आप देख लोगे स्टॉक आउट की क्या कॉस्ट है, तो 11.3 यूनिट्स की 1695, और 10 यूनिट अपने पास रखोगे तो 50 रुपये पर डे का आपका कैरिंग कॉस्ट लगेगी, तो 500 रुपये लग जाएंगे। दोनों को ऐड करोगे 2195। मान लेते हैं कि आप अगर 0 यूनिट्स को अपने पास एक्स्ट्रा रखते हैं, जो कि करंट सिचुएशन आप नहीं रखते, तो करंट स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है वो देख लेते हैं। 100 यूनिट स्टॉक आउट हो जाए ऐसे चांसेस हैं, 2%, 80 यूनिट आपके स्टॉक आउट हो जाए उस दिन, 5% ऐसे चांसेस भी हैं। 50 यूनिट आपके स्टॉक आउट हो जाए उस दिन, कम पड़ जाए क्योंकि आपने एक भी यूनिट एक्स्ट्रा नहीं रखी है, सेफ्टी स्टॉक एक भी नहीं रखा हुआ है, तो 50 यूनिट की डिमांड आ जाए उस दिन एक्स्ट्रा, ऐसे चांसेस है 10%, 20 यूनिट की आ जाए ऐसे चांसेस है 20%, 10 यूनिट की आ जाए ऐसे चांसेस है 30%, और 0 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आए, मतलब जितने रखे हैं उतने ही बिके, एक्स्ट्रा डिमांड आए ही ना, ऐसे चांसेस है 33%। क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया है कि 100 में से 33 बार ऐसा भी होता है, 100 में से 33 बार ऐसा भी होता है जिस दिन कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड नहीं आती है और स्टॉक आउट भी नहीं होता। तो यहां पर आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट जो है वो तो काफी आ रही है, इसका नेट लगाओगे तो 18 यूनिट माना जाएगा कि एक दिन में 18 यूनिट आपकी स्टॉक आउट हो रही है ऐसे ऑन एन एवरेज, समझ रहे हो आप? ऑन एन एवरेज आपकी 18 यूनिट जो है वो स्टॉक आउट हो रही है। भाई किसी दिन 100 होती है, किसी दिन 80 होती है, किसी दिन 50 होती है, किसी दिन 20, किसी दिन होती नहीं है, पर ऑन एन एवरेज एक दिन का देखूं, आज की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 18 यूनिट मेरी स्टॉक आउट हो रही है इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से। और यदि 18 यूनिट मेरी आज के दिन स्टॉक आउट होती है तो 150 रुपये का मेरे को लॉस बियर करना पड़ेगा, 27 रुपये का लॉस होगा। हालांकि मेरी कैरिंग कॉस्ट नहीं लगेगी क्योंकि जो यूनिट्स ऑलरेडी मैंने होल्ड करी है उस पर तो कैरिंग कॉस्ट लग रही है, बट एक्स्ट्रा यूनिट मैंने एक भी नहीं ली है। अभी हम एक्स्ट्रा यूनिट की बात कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा यूनिट नहीं ली है तो मेरी कैरिंग कॉस्ट भी नहीं आ रही। हालांकि टोटल कॉस्ट देखोगे तो 2700 रुपये आएगी। तो यहाँ टोटल कॉस्ट आपने हर लेवल पर निकाल ली है कि कितना रखूं, 100 यूनिट रखूं अपने पास, 80 रखूं, 50 रखूं, 20 रखूं, 10 रखूं। तो आपने कहा ठीक है देख लेते हैं, उस हिसाब से आपने देखा कि 20 यूनिट रखना सही रहेगा क्योंकि वहां पर 2140 जो है आपकी कॉस्ट आ रही है। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका आंसर को ये भी ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सीधा सीधा मान लें कि मैं 100 यूनिट्स को हर दिन रखूंगा अपने पास, और पूरा 100 दिन का आप निकाल लें कि 100 दिन रखने की क्या कॉस्ट आएगी। अगर मैं 100 यूनिट को अपने पास हमेशा रखता हूं या 80 यूनिट को हमेशा 100 दिन तक रखता हूं अपने पास पूरे पीरियड में, तो क्या मेरी कॉस्ट आएगी स्टॉक आउट की और क्या मेरी 100 दिन की कैरिंग कॉस्ट आएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो भी आ सकता है। यानी कि 100 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 2 यूनिट्स मेरी पूरे 100 दिन में स्टॉक आउट हो रही है एक तरह से, 200 यूनिट मेरी स्टॉक आउट हो रही है पूरे 100 दिन के अंदर देखा जाए तो, और 150 रुपये पर यूनिट के लगते हैं, तो कितने लगेंगे आप देख सकते हैं। सिमिलरली आप पूरे डेटा पर देख सकते हैं कि 80 यूनिट होने के क्या चांसेस हैं, 50 यूनिट का क्या मेरी कॉस्ट आ रही है, और यदि मैं उतने यूनिट्स अपने पूरे 100 दिन तक रख लूँ अपने पास एक्स्ट्रा तो मेरी कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी। वैसे भी आप देख सकते हैं, पर बुक में जैसे दे रखा है उसको समझाने के लिए मैंने ये सब किया है। तो इसी के साथ आपका जो है सारे कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब जो है नेक्स्ट क्लास में ये भी आपका हो चुका है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 7 देख सकते हैं हो गया है। इन्होंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिख दी है, वो 2% जो है ना 2% 5% कर यहाँ इन्होंने प्रोबेबिलिटी लिख दी है और स्टॉक आउट कॉस्ट निकाल दी है, क्योंकि उस दिन ऐसा होगा इसके चांसेस कितने हैं वो यहाँ लिखे गए हैं। ठीक है जी, तो ये वाले नोट्स में आपको दे ही नहीं रहा, ये वाले नोट्स जो मैंने यहाँ करवाए हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन करिएगा जो मैंने यहाँ लिखवाया है, ठीक है, या फिर ये तो एग्जाम्पल का मैंने कराया है, एग्जाम्पल डायरेक्टली देख लीजिएगा, समझा दिया है, बुक में मार्क कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 ही कराइए, कुछ नया तो कराया नहीं, इसके लिए इसको मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ ये वाले नोट्स, और आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। यहाँ तक हमारा काम हो गया है। जस्ट इन टाइम क्या है, एबीसी क्या है, तो एबीसी पर मैं आपको थोड़ा सा करवा दूंगा। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, अपना फॉर्मली एबीसी एनालिसिस करेंगे, प्रोफेशनली करेंगे, आपकी सीए के लिए पढ़ेंगे। तो ठीक है भाई, बाय बाय, टाटा। अच्छा हाँ, एक बात और बता देता हूं आपको कि जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं
एक बार नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन रफ कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा, आंसर खुद करिएगा। यदि आप सही कर पाते हैं तो इसका मतलब आपका सब कुछ टेस्ट हो गया, सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हो गए। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, वो अपनी बुक के क्वेश्चंस कराते हैं। पहले इजी वाले क्वेश्चंस कराएंगे, बच्चे को लगेगा बहुत आसान है, बाद में मुश्किल कराएंगे, कहेगा ठीक है भाई 10 में से 2 क्वेश्चन मुश्किल हैं, ठीक है 8 तो समझ में आ रहे हैं, पर आने वो 2 ही होते हैं। समझ रहे हैं आप? अब मैंने आपको जो 10 क्वेश्चन कराए हैं, मैंने वो जो 2 क्वेश्चन होते हैं 10 में से 2 कराते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन कराते हैं, मैंने वो 2 वाले जो क्वेश्चन है डिफिकल्ट वाले, वही सारे के सारे 10 क्वेश्चन आपको करा दिए, क्योंकि डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से कराए। अपना एग्जाम्पल तो मैंने बस एक फॉर्मूला समझाने के लिए दिया होगा मैक्सिमम, तो डायरेक्टली आपको स्टडी मटेरियल करवा दिया। वही स्टडी मटेरियल इतना आसान है, स्टडी मटेरियल में कुछ गिवन नहीं है, तो क्या ही मैं आपको अपने एग्जाम्पल क्रिएट करके बताऊं। डायरेक्टली स्टडी मटेरियल की आदत डाल देंगे, पेपर में सेम टू सेम आएगा, सेम टू सेम उतार देना, आंसर भी याद होंगे आपको। हाँ, सीए फाइनल की बात बता रहा हूँ, सीए फाइनल में आंसर तक याद थे एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कि यही आंसर आना है। हाँ, फिर पता लगा चलो इन्होंने वैल्यूज को डबल कर दिया, वैल्यूज को हाफ कर दिया, सेम टू सेम गिवन है। जैसे यहाँ पर सेम आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया, यहाँ लिख दिया 25 पर वीक, यहाँ लिख दिया या डबल कर दिया 100 पर वीक, यहाँ लिख दिया 150 पर वीक, यहाँ लिख दिया 50 पर वीक, इसको कर दिया 600, इसको कर दिया 1000, इसको कर दिया 8 to 12 वीक्स, इसको कर दिया 4 to 8 वीक्स, पूरा का पूरा दे दिया वैल्यूज डबल करके। तो कर सकते हैं ऐसा, चीज तो सेम ही है, नंबर बदल दो क्या होगा, कॉन्सेप्ट तो वही लगना है, सेम टू सेम होना है। आंसर तक भी सेम होते हैं, याद रहते हैं, आंसर भी यही आने वाला है। चलिए अब क्या करें, आप प्रैक्टिस करिएगा इन्हीं क्वेश्चंस की, ईओक्यू की प्रैक्टिस करिएगा। आप आरटीपी देख सकते हैं, पिछले 5 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट जो आपका दिल करे उठाइए, आरटीपी मटेरियल कॉस्टिंग में ईओक्यू का क्वेश्चन है, कर लीजिए। पिछले टेस्ट पेपर्स उठा लीजिए, मॉक टेस्ट पेपर्स, आईसीए के जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, आपके जो मई 19 है, नवंबर 19 है, नवंबर 19 के लिए तो आप पढ़ रहे हैं, मई 19 हो गया, मई 19 का पेपर देख लेना, नवंबर 18 का देख लेना, मई 18 का देख लेना, पुराने जितने हैं 10 साल 20 साल जो आपका मन करे कर लेना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम लेवल के सारे क्वेश्चन, इन्वेंटरी स्टॉक आउट कॉस्ट के, सेफ्टी लेवल के सारे क्वेश्चन अपना ट्राई कर लेना। कॉन्सेप्ट आपका हो गया, स्टडी मटेरियल आपका हो गया, अब आपकी प्रैक्टिस है। कॉन्सेप्ट सेम ही है, फॉर्मूले भी सेम ही है, वैल्यूज बदलती रहेगी, क्वेश्चन का बताने का तरीका बदल जाएगा, उसको पहले समझिए और फिर अपना जो आता है उसके हिसाब से करिए, और यही आपका होमवर्क है। ये सब आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।